हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जेनेटिक्स के अंदर हम लोग मेंडलिज्म को पढ़ चुके हैं, मेंडलिज्म की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और आज बारी है कि हम मेंडल के द्वारा दिए गए लॉज को पढ़ें और उनसे संबंधित कुछ एक्सेप्शंस थे उनको हम लोग पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ मेंडल्स लॉज, मेंडल लॉज, मेंडल के नियम। और आप जानते हैं कि 3 नियम और लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, एक बार हिंदी में लिख देता हूं, बार बार फिर नहीं लिखेंगे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम, और प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं अपने। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस पहली बात तो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। नॉट अ 100% लॉ, ये 100% नियम नहीं है। हैव सर्टेन एक्सेप्शंस, हैव सर्टेन एक्सेप्शंस। कुछ अपवाद भी है इसके। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ characters are controlled by factors। इस नियम के अनुसार लक्षणों का नियंत्रण कारकों द्वारा होता है, लक्षणों का नियंत्रण कारकों द्वारा होता है। लक्षणों का नियंत्रण कारकों के द्वारा होता है। ठीक है, लक्षणों का जो नियंत्रण है वो क्या होता है? कारकों के द्वारा होता है। फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, कारक जोड़ों में पाए जाते हैं, कारक जोड़ों में पाए जाते हैं। कारक जोड़ों के अंदर पाए जाते हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, लक्षणों का नियंत्रण कारकों द्वारा होता है। फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, कारक जोड़ों में पाए जाते हैं। और जब एक जोड़ी युग्म विकल्पी, ये लॉ क्या कहता है वो देखो, जब एक जोड़ी युग्म विकल्पी जीनों को पास लाया जाता है तो F1 पीढ़ी में उनमें से पास में लाया, उनमें से प्रभावी कारक तो प्रकट होता है वह अप्रभावी कारक
प्रकट नहीं होता। ठीक है, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? व्हेन वन पेयर क्यों? क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। व्हेन वन पेयर ऑफ एलील्स आर ब्रॉट टुगेदर in F1 generation, then only dominant factor is expressed in F1 and a recessive factor remain unexpressed. A recessive factor remains unexpressed. देखिएगा जरा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, पेरेंट्स है। ठीक है, से गैमेट बनाए, क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन। तो हम ये कह रहे हैं कि जब देखो, रटो मत, मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों के लेवल के ऊपर आपको रटना नहीं है। व्हेन अ पेयर ऑफ एलील इज ब्रॉट टुगेदर इन F1 जनरेशन, तो ओनली डोमिनेट इज एक्सप्रेस्ड। ये जो डोमिनेट फैक्टर है, जो डोमिनेंट फैक्टर है, वो तो क्या हो जाता है? एक्सप्रेस। और जो रिसेसिव फैक्टर है, रिसेसिव फैक्टर वो क्या हो जाता है? रिमेन अनएक्सप्रेस्ड। रिसेसिव फैक्टर रिमेन्स अनएक्सप्रेस्ड। बस इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सा नियम। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब इसकी कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शंस ऑफ law of dominance। exceptions of law of dominance। exception of law of dominance, exceptions क्या क्या है? देखो, that is known as, एक तो incomplete dominance, अपूर्ण प्रभाविता, और दूसरा कोडोमिनेंस यानी कि सहप्रभाविता। ठीक है, सहप्रभाविता और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये दोनों एक्सेप्शंस है किसके? लॉ ऑफ डोमिनेंस के। लॉ ऑफ डोमिनेंस इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। देखते हैं कैसे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस यदि हम लोग पढ़े तो यहाँ पर एक्सेप्शंस भी साथ के साथ ही पढ़ लेते हैं तो आपको समझना आसान होगा। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, दैट इज एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शंस, चलो सबसे पहला है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, कुछ लोग इसे पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं। पार्शियल डोमिनेंस मतलब आंशिक प्रभाविता, या इसको मिश्रित वंशागति भी कहते हैं, और या फिर अपूर्ण प्रभाविता। ये क्या कहता है? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि
in F1 generation, dominant recessive relationship is not seen. Dominant recessive relationship is not seen. क्या कहा हमने? In F1 generation dominant recessive relationship is not seen. वहां पर क्या होता था कि इस जगह पर यहां पर डोमिनेट रिसेसिव रिलेशनशिप देखने को मिलती थी. डोमिनेट रिसेसिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलती थी. कहां पर? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर. लेकिन यहां पर ये नियम क्या था? इन F1 जनरेशन डोमिनेट रिसेसिव रिलेशनशिप इज नॉट सीन. द F1 generation do not resemble any of the parent. Rather a intermediate condition is seen in F1 generation. है ना? where dominant gene is incompletely dominant over recessive gene. बात को समझ में आई? मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? यहाँ F1 पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी संबंध देखने को नहीं मिलता. F1 पीढ़ी दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी रिजेंबल नहीं करती, अपितु F1 पीढ़ी में एक मध्यवर्ती, दोनों के बीच की मध्यवर्ती कंडीशन देखने को मिलती है. ठीक है ना? और F1 पीढ़ी में प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होती है. अपूर्ण रूप से, ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण रूप से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से प्रभावी होती है. ठीक है? ये डेफिनेशन याद रखना. अब जब मैं इस डेफिनेशन को, मैंने पहले भी कहा, कुछ भी रटना नहीं है, अपने को समझना होगा. तो मैं अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ. राइट? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं. इनकम्प्लीट डोमिनेंस को या पार्शियल डोमिनेंस को या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को बताया था किसने? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सर्वप्रथम कार्ल कॉरेंस ने मिराबिलस जलापा में बताया. ठीक है? क्या कहा मैंने? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कार्ल कॉरेंस ने मिराबिलस जलापा के अंदर बताया. ठीक है? मिराबिलस जलापा में बताया. उन्होंने क्या किया? ये दो प्लांट लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर. ये मिराबिलस जलापा की रेड फ्लावर वेराइटी है. पेरेंट्स है ये, और ये वाइट फ्लावर वेराइटी है.
रेड फ्लावर वेराइटी और वाइट फ्लावर वेराइटी है। तो इसके पहले गैमेट्स बनाओ, इसका बनेगा आर, इसका बनेगा स्मॉल आर, दोनों को क्रॉस किया, कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया। ये F1 जनरेशन है। नाउ मैंने कहा था कि यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आपको कोई भी पेरेंट यहाँ पर एक्सप्रेस होता हुआ नहीं दिखेगा। न तो देखो मेंडल यदि सही था, ठीक है, तो जब समझने की कोशिश करो कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट होता है तो भाई रूल है, तोड़ने के लिए थोड़ी होते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट होना चाहिए था, रूल है, तो राउंड आना चाहिए, ये रेड आना चाहिए था, लेकिन रेड ना आकर और एक इंटरमीडिएट कलर आ गया और वो क्या था, पिंक कलर। अरे बात समझ में आ रही है भाई? मेंडल यदि सही था, जब मेंडल ही कहता है कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट है, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेट है, तो भाई आर एक्सप्रेस होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। हमने ये देखा कि यहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को मिल रही है। मतलब F1 जनरेशन इज नॉट रिजेंबलिंग एनी ऑफ द पेरेंट, F1 जनरेशन इज नॉट रिजेंबलिंग एनी ऑफ द पेरेंट, रादर अ इंटरमीडिएट कंडीशन इज सीन। इंटरमीडिएट कंडीशन का मतलब क्या, मध्यवर्ती। मैं आपको यदि लाल कलर के पेंट का डिब्बा दूं और व्हाइट कलर के पेंट का डिब्बा दूं और दोनों को कहूँ कि मिश्रित कर दो, तो कौन सा कलर आएगा भाई? पिंक कलर आएगा। दोनों को मिक्स करने के ऊपर पिंक कलर आएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, पिंक कलर आ गया। इसलिए इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहा। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि रेड और वाइट का जो ब्लेंड है, मिक्सचर है, वो क्या है, पिंक है। इसलिए इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का। पार्शियल डोमिनेंस इसलिए कहा क्योंकि कैपिटल आर इज नॉट फुली डोमिनेट ओवर स्मॉल आर। तो उसको पार्शियल डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह दिया, तो ये पिंक कलर आ गया। तो एक्सपेक्टेशन तो ये था ना कि भाई रेड कलर आना चाहिए था, लेकिन कार्ल कोरेंस को मिराबिला जलापा के अंदर रेड कलर ने मिलकर उसकी जगह पे पिंक कलर आ गया। यही तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब इसकी सेल्फिंग करवा दो और ये देखो कि क्या F1 जनरेशन के अंदर जो बना है F2 जनरेशन के अंदर, क्या रेशो के अंदर कोई फर्क पड़ेगा? क्या रेशो जो निकलेगा है ना, क्या उस रेशो के अंदर भी कोई परिवर्तन देखने को मिलता है? क्या कोई रेशो में परिवर्तन आएगा क्या? तो वो देख लेते हैं चेकर बोर्ड बना के। तो ये चेकर बोर्ड बनाया और यहाँ पर लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर आर है ना, और यहाँ पर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर देखो स्मॉल आर, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया भाई, रेड, ये क्या हो गया, पिंक, और ये क्या हो गया, पिंक, और ये क्या हो गया, वाइट। अरे समझ में आ रहा है? वाइट तो दे रखा है, रेड दे ही रखा है, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर ये नया कैरेक्टर है, पिंक कलर जनरेट हुआ। तो F2 जनरेशन के अंदर याद रखना फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो जो आएगा वो यहाँ पर सेम आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आता है, 1:2:1। हमने क्या देखा था वहाँ पर, फिनोटाइपिक रेशियो तो आया था 3:1, फिनोटाइपिक रेशियो जो आया था वो तो 3:1, ठीक है ना, 3:1। लेकिन यहाँ पर मैं फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो को अलग कर ही नहीं सकता हूँ। यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम आएगा, मतलब वहाँ पर फिनोटाइप यदि मेंडल सही था तो रेशियो आना चाहिए था 3:1, लेकिन यहाँ पर रेशियो कहाँ आया 3:1। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो कॉमन हो गया यहाँ पर, यानी कि 1:2:1, यानी कि 1 तो क्या आ गया, रेड आ गया, और 2 क्या हो गए, पिंक, और ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, वाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये रेशियो आया है कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आ गया, 1:2:1। तो सामने दिख रहा है कि ये एक्सेप्शन है किसका, मेंडल के लॉ का। इट इज़ अ एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। अच्छा, अदर एग्जाम्पल
अदर एग्जाम्पल, ये तो मिराबिले जलापा का एक एग्जाम्पल हुआ। अदर एग्जाम्पल क्या है? तो स्नैपड्रैगन, 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 एक तो स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन समझते हो? स्नैपड्रैगन, इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं, या एंथेरिनम मेजस बॉटनी के अंदर, एंथेरिनम मेजस, उसमें भी आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगा। और मिराबिला जलापा को हम लोग कभी याद रखना 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस 100% लॉ नहीं है, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं सेकेंड वन, वेरी इंपॉर्टेंट, कोडोमिनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोडोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? सह प्रभाविता। ठीक है, इट इज ऑल्सो एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां पर क्या होता है? देखो इधर, नाइदर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, जैसे मेंडल यदि सही था तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन के अंदर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप दिखती है। तो नाइदर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना ही अपूर्ण प्रभाव, नॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सीन इन F1 जनरेशन। मतलब ना तो F1 जनरेशन के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस नजर आता है, ना डोमिनेंस ही नजर आती है। rather a new type of inheritance, a new type of inheritance is seen in F1 generation where both the parents are expressed together simultaneously। मतलब बात को समझ में आई आपके? मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ना तो F1 पीढ़ी में प्रभाविता अप्रभाविता संबंध देखने को मिलता है, ना ही अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है, अपितु F1 पीढ़ी में एक नई प्रकार की वंशागति देखने को मिलती है, वंशागति देखने को मिलती है, जिसमें दोनों ही पेरेंट्स एक साथ F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। ये कोडोमिनेंस है। मैं आपको कोडोमिनेंस के 2 जबरदस्त एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण, एक तो रोन कलर इन कैटल्स
और रोन कलर इन कैटल्स। मवेशियों में चितकबरा का मतलब समझते हो? धब्बेदार रंग। मवेशियों में धब्बेदार रंग। अभी सब आ रहा है, 5 मिनट दो मुझे, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम आते हैं और रोन कलर इन कैटल्स के ऊपर। हम किस पे आते हैं भाई? और रोन कलर इन कैटल्स। और रोन कलर इन कैटल्स, ठीक है। और रोन कलर इन कैटल्स, मान लीजिए कि ये लिया मैंने आर आर और ये लिया आर आर और डब्ल्यू डब्ल्यू, ये 2 कैरेक्टर लिए, है ना। ये रेड कोट कलर इन कैटल्स मान लीजिए, है ना। ये रेड कोट कलर इन कैटल्स और ये वाइट कोट कलर इन कैटल्स। यहाँ पर डोमिनेट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आर डब्ल्यू F1 जनरेशन। अब क्या आएगी? आर डब्ल्यू। अब यदि मेंडल सही था तो यहाँ पर कलर आना चाहिए था रेड कोट कलर। कोट कलर मतलब समझना, त्वचा का रंग। रेड कोट कलर आना चाहिए था। और यदि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को माने तो इन दोनों का कोई मिक्स्ड कलर आना चाहिए था, है ना। इन दोनों का कोई मिक्स्ड कलर आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और रोन कलर कैटल्स ये एग्जाम्पल है किसका? कोडोमिनेंस का ना। तो दोनों ही कैरेक्टर एक साथ एक्सप्रेस हुए, तो ये क्या हो गया? कलर आया रोन कलर। और रोन कलर का मतलब होता है पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अलग था, वो मिश्रित वंशागति, मिक्स्ड कलर था। ये मिक्स्ड नहीं है। रोन कलर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कैटल है, ये कैटल है, तो इसके अंदर ऐसे पैचेस हो जाएंगे। रेड कलर के पैचेस नजर आएंगे और फिर वाइट कलर के पैचेस नजर आएंगे, फिर रेड कलर के पैचेस नजर आएंगे, फिर ऐसे वाइट कलर के पैचेस नजर आएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो पैचेस है डिफरेंट कलर्स के, इसको हम क्या कहते हैं? रोन कलर कहते हैं, ठीक है। अब क्या कर दूं? सेल्फिंग कर दूं। ये सेल्फिंग तो खैर क्या होगी, यहाँ पर एनिमल है तो यहाँ पर इसको इसी से क्रॉस कर दूं, तो F2 जनरेशन आर डब्ल्यू तो ये क्या होगा? रेड कोट कलर और रोन कोट कलर और वाइट कोट कलर। तो ये संभावना है F2 जनरेशन में। तो रेशियो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आया था, वैसे ही आएगा, राइट। लेकिन ये कोडोमिनेंस है ना, तो 1:2:1, रेड इज टू और रोन इज टू वाइट। और रोन का मतलब समझते हो ना? धब्बेदार। और रोन का मतलब यहां पे लिख देता हूं, धब्बेदार। यहां पर भी वही चीज, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो अलग अलग नहीं आना है, सेम ही आना है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो।
ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी किसान की गाय गुम गई और वो रोन कलर की है, तो वो पूरे गांव में क्या कहता हुआ फिरेगा, क्या मेरी रेड कोट कलर की गाय को देखा क्या, मेरी वाइट कोट कलर की गाय को देखा क्या, या लोगों को ये कहेगा भाई ये कैसी धब्बेदार गाय देखी क्या, जिसके ऊपर रेड कलर के रेड ब्राउन कलर के स्पॉट और वाइट कलर के स्पॉट्स हैं। तो ज़्यादा प्रॉबिलिटी है ना कि वो ये कहेगा। तो ये एक रोन कलर इन कैटल्स कोडोमिनेंस, मतलब केवल ये बताने के पीछे लॉजिक है, रेड प्रकट नहीं हुआ, वाइट प्रकट नहीं हुआ, यहाँ पर एक नया प्रकट, मतलब दोनों पेरेंट्स प्रकट हो गए, है ना, दोनों पेरेंट्स, रेड भी और वाइट भी प्रकट हो गया, पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है ना। जैसे रेड पैचेस, ये भी पेरेंटल कैरेक्टर था, और वाइट पैचेस ये भी पेरेंटल कैरेक्टर था। तो बोथ एक्सप्रेस हो गए, बोथ एक्सप्रेस्ड, तो दोनों एक्सप्रेस हो गए, तो ये क्या हो गया, रोन कलर हो गया, ठीक है। कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। अब हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, और वो है कोडोमिनेंस का एक और एग्जांपल, कोडोमिनेंस का एक और एग्जांपल, और वो है AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, AB blood group in humans. Now, AB blood group में एंटीजन A एंड B दोनों पाए जाते हैं। AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन A और B दोनों पाए जाते हैं एवं एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए AB ब्लड ग्रुप is a very good example of कोडोमिनेंस। AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन A और B दोनों पाए जाते हैं एवं एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए तो AB ब्लड ग्रुप इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। थोड़ी देर बाद में इस कोडोमिनेंस को मैं और किसी एक मल्टीपल एलिज्म का जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, बहुयुग्मिकता का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तब भी मैं आपको कोडोमिनेंस पढ़ा दूंगा। अभी साथ के साथ ही पढ़ा दूंगा मैं आपको मल्टीपल एलिज्म का कॉन्सेप्ट, या मैं अभी इसलिए मल्टीपल एलिज्म नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन A और B दोनों पाए जाते हैं एवं एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए AB ब्लड ग्रुप इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। क्लियर। तो कोडोमिनेंस भी आपने देखा कि कोडोमिनेंस भी एक एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन आप लोगों को पढ़ाए, एक का नाम था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरे का नाम था कोडोमिनेंस। क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं, दोनों को एग्जाम्पल के साथ में बता दिया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, अपने अगला लॉ ले रहे हैं और वो है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पहली बात तो ये याद रखना, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड। इट इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नंबर 1। नंबर टू
ये इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, हैज़ नो एक्सेप्शन, इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, ये एक यूनिवर्सल लॉ है. Nobody has challenged this law. इस लॉ को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है. अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है. तो क्या है लॉ, पढ़ ले. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है ये कहता है फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट. देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए. सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन के दौरान युग्मक जनन के दौरान हर एक ट्रेट यानी कि लक्षण, जैसे लक्षण या विशेषक आप कहोगे, युग्मक जनन के दौरान हर एक लक्षण के कारक पृथक हो जाते हैं. फैक्टर फॉर ईच ट्रेट सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. और याद रखना ईच गैमेट रिसीव्स only one factor for each trait. Each gamete receives only one factor for each trait. अर्थात हर एक युग्मक केवल हर एक युग्मक किसी विशेष लक्षण के लिए केवल एक कारक प्राप्त करता है. ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन फैक्टर फॉर ईच ट्रेट. अर्थात हर एक युग्मक किसी विशेष लक्षण के लिए क्या होता है, केवल एक कारक प्राप्त करता है. इसलिए इस नियम को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं. युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं. That's why, याद रखना, that's why this law is also called law of purity of gametes. That's why this law is also called as law of purity of gametes. Say, मानो कि कैपिटल T is pure for टॉलनेस, है ना. कैपिटल T एक गैमेट है, मान लीजिए एक गैमेट है जिसमें कैपिटल T है, तो इज प्योर फॉर टॉलनेस. और स्मॉल t मान लीजिए एक गैमेट है, स्मॉल t में एक कारक है एक गैमेट है जिसमें कि कारक है स्मॉल t, तो इज प्योर फॉर ड्वार्फनेस. ठीक है, मतलब कैपिटल T या युग्मक जिसमें कैपिटल T है
कारक वो प्योर है टॉलनेस के लिए, और गैमेट जिसमें स्मॉल टी कारक है वो प्योर है डवार्फनेस के लिए। तो इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्लियर है? तो युग्मक चरण के दौरान हर एक ट्रेट के कारक हर एक ट्रेट के कारक पृथक हो जाते हैं। फैक्टर फॉर ईच ट्रेट सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन फैक्टर फॉर ईच ट्रेट। हर एक युग्मक किसी विशेष लक्षण के लिए केवल एक कारक को प्राप्त करता है, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ पेयर ऑफ, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो एक दूसरा तरीका, व्हेन अ पेयर ऑफ एलील इज brought together in F1 जनरेशन, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो दे आर नॉट मिक्सड अप with each other, or they never contaminate each other, they never contaminate each other, they separate purely during gametogenesis. They separate purely during गैमेटोजेनेसिस। मतलब इस लाइनों का मतलब क्या है हिंदी में बोलूं तो, जब एक युग्मविकल्पी जीन के जोड़े को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है, लिख ही देता हूं मैं, जब एक युग्मविकल्पी जीन के जोड़े को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है, तो वे आपस में मिश्रित नहीं होते एवं ना ही एक दूसरे को संदूषित करते हैं, अपितु युग्मक निर्माण के वक्त पृथक हो जाते हैं। राइट, ये एक और डेफिनेशन है, मतलब बड़ी सिंपल सी है। यदि आप इसको यूं चेकर बोर्ड के माध्यम से और वैसे समझें, मानो कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये पेरेंट्स हैं, गैमेट्स बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम ये कह रहे हैं कि F1 जनरेशन के अंदर ये दोनों साथ साथ तो है, लेकिन ये ना तो एक दूसरे में मिक्स्ड हुए हैं, और ना ही ये एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं, ना ही एक दूसरे को संदूषित कर रहे हैं। F2 जनरेशन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन के वक्त में ये सेपरेट हो जाएंगे, जैसे कि ये सेपरेट हो जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा। सेल्फिंग करोगे तो फिर वापस से ये सेपरेट और ये सेपरेट, है ना। तो यहाँ पर 50% गैमेट्स में टी है, 50% के अंदर क्या है, 50% के अंदर कैपिटल टी है, 50% के अंदर स्मॉल टी है। यहाँ पर देखोगे वापस सेल्फिंग की आपने, ये सेल्फिंग की, तो 50% के अंदर कैपिटल टी, 50% के अंदर स्मॉल टी है। F2 जनरेशन निकालोगे तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो वापस आपको मिल गए ना, आपको पेरेंटल कैरेक्टर मिल जाएंगे,
पेरेंटल कैरेक्टर मिल गया, ये देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। और सोचो ज़रा, हमने कहा कि ये F1 जनरेशन में मिक्सअप नहीं होते हैं। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी देखने को तो साथ साथ दिख रहे हैं लेकिन मिश्रित नहीं होते हैं। ये दोनों एक दूसरे, ये मिक्सअप नहीं हुए हैं। जब भी मौका मिलेगा तो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये देखो सेपरेट हो गए ना, तभी तो ये प्योर फॉर्म आ रहे हैं। यदि ये यहाँ पर मिक्सअप हो गए होते तो प्योर फॉर्म तो आने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन आ गए ना, पेरेंटल फॉर्म्स आ गए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था ये चीज़ कि भाई मैं पढ़ा रहा था व्हेन अ पेयर ऑफ एलील इज ब्रॉट टुगेदर इन F1 जनरेशन, जब एक युग्मविकल्पी जोड़े को F1 पीढ़ी में पास में लाया जाता है तो वो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, न ही एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, और गैमेटोजेनेसिस के वक्त में सेपरेट हो जाते हैं। तो एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर वो जनरेट हुआ। कहते हैं ना क्लास में कई बार एग्जाम्पल जनरेट होते हैं, तो क्लास में एक एग्जाम्पल जनरेट हुआ, और वो जनरेट हुआ एग्जाम्पल क्या जनरेट हुआ कि मैंने कहा कि ये एक कपल है। मैंने उस बच्चे को समझाने की कोशिश की और वो शायद फिर वो कभी भी भूला नहीं उस लोगों को। मैंने कहा कि ये कपल है ना, व्हेन अ पेयर ऑफ एलील इज ब्रॉट टुगेदर इन F1 जनरेशन। तो ये दो, एक मेल और एक फीमेल की शादी हुई, ये दोनों साथ साथ है। एग्जाम्पल है समझाने के लिए, राइट। तो ये दोनों साथ साथ है, तो दुनिया को दिखाने के लिए तो साथ साथ है, राइट। ये दोनों, ये मेल और ये फीमेल, ये दोनों दिखाने के लिए, तो मैंने उस बच्चे को सेटिस्फाई करने के लिए ये एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा मेल और फीमेल साथ साथ तो थे, लेकिन इनकी शादी जो है माता पिता ने ज़बरदस्ती कर दी थी, है ना। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए तो साथ साथ थे, लेकिन ये दुनिया को दिखाने के लिए साथ साथ थे, लेकिन ये कहीं पर भी मिक्सअप नहीं हुआ। मैंने कहा ना, नाइदर दे आर मिक्सड अप विद ईच अदर नॉर दे आर कंटेमिनेटेड। न तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और ना ही एक दूसरे में मिक्स होते हैं, राइट। तो जब भी मौका मिलेगा तो गैमेटोजेनेसिस के वक्त में पृथक हो जाते हैं। तो मैंने उस बच्चे को ऐसे समझाया कि एक दिन घर वाले सारे के सारे हरिद्वार गए, है ना। एक दिन सारे घर वाले हरिद्वार गए, तो पीछे से इस कपल को मौका मिल गया, तो इस कपल को क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। तू तेरे कर मैं मेरे कर, तू तेरे कर मैं मेरे कर, दोनों का डाइवोर्स हो गया। आर यू गेटिंग? मतलब उसने कहा कि मैं प्योर, राइट, अपने दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तू अलग मैं अलग, तो वो क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक तो ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है, और दूसरी एक ये वाली डेफिनेशन की फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। मतलब गैमेटोजेनेसिस के दौरान हर एक लक्षण का जो कारक होगा ना, हर एक ट्रेट का जो कारक होगा वो पृथक हो जाएगा। एंड जब पृथक होगा तो गैमेटोजेनेसिस के वक्त में जब पृथक हुआ तो ईच गैमेट विल रिसीव ओनली वन फैक्टर। जैसे ये गैमेट है, तो ये गैमेट है तो इसने केवल कैपिटल टी को रिसीव किया, और ये गैमेट है तो इसने स्मॉल टी को रिसीव किया। मतलब ईच गैमेट इज प्योर फॉर एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आज तक इसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। इसका कोई भी अपवाद नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट लॉ आए, वो जो कि मेंडल का सबसे कंट्रोवर्शियल लॉ था। मेंडल का जो सबसे कंट्रोवर्शियल लॉ था, है ना, सबसे कंट्रोवर्शियल लॉ, और वो क्या था मालूम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिंपल है, कई लोग इसको रटते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, रटने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, है ना। साइंस के अंदर कुछ भी चीज़ रटी नहीं जाती। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना, स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। ठीक है ना। नाउ ये जो लॉ है, पहली बात तो बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस पर आधारित, द्विसंकर क्रॉस पर आधारित। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डेफिनेशंस को रटना नहीं है। लॉ मतलब ये इतने बढ़िया लॉस थे कि इनको आत्मसात करें, समझने की कोशिश करें। बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, हैविंग मेनी एक्सेप्शंस, कई सारे अपवाद हैं। प्रॉपर टाइम आएगा तब सारे के सारे मैं अपवाद पढ़ूंगा। नाउ मोस्ट कंट्रोवर्शियल लॉ,
मोस्ट कंट्रोवर्शियल, मतलब सबसे ज़्यादा मेंडल का यदि विवाद वाला लॉ था, सबसे ज़्यादा विवादित नियम। एक्चुअली जब आधुनिक आनुवंशिकी की शुरुआत हुई ना, मॉडर्न जेनेटिक्स की शुरुआत हुई 1905 के बाद में, तो इस लॉ के ऊपर लोगों ने कई सारे क्वेश्चन उठाए थे और बहुत सारे एक्सेप्शंस भी दिए थे, क्योंकि लॉ होता है ना, वो फॉलो होना चाहिए। लेकिन जब कई जगह पर फॉलो नहीं होता है तो हम कहते हैं कि उसमें कुछ कमियां हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मेंडल गलत था, हम ये कह रहे हैं मेंडल 100% इस नियम के लिए नहीं था, 100% नहीं था। हो सकता है 99.99% उसका नियम सही था, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं था, तो एक्सेप्शंस बने। तो मोस्ट कंट्रोवर्शियल लॉ ये क्या कहता है? नाउ सुनो, व्हेन टू पेयर्स ऑफ एलील्स आर ब्रॉट टुगेदर। टू पेयर्स क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस है। व्हेन टू पेयर्स ऑफ एलील्स आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 generation, they show segregation at time of gametogenesis. They show segregation at the time of gametogenesis, and factors assort out। मैं हर लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड फैक्टर्स assort out independently, randomly and freely। मतलब जब दो जोड़ी क्यों? डायहाइब्रिड क्रॉस, युग्म विकल्पी जीनों को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है, तो युग्मक निर्माण के वक्त तो वे पृथक्करण दर्शाते हैं। एवं बाद में स्वतंत्र रूप से रेंडमली एंड फ्रीली अपव्यूहित हो जाती है। ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन है, राइट। When two pairs of alleles are brought together in F1 generation, they show segregation at the time of gametogenesis and factors assort out independently, randomly and freely। अब एक और जो सिंपल डेफिनेशन है वो भी जान लो। ये डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन कहती है दैट इज इनहेरिटेंस। बिल्कुल सिंपल है ना, इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ जीन। क्योंकि यहाँ पर तो टू पेयर्स होंगे ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ जीन इज independent of inheritance of another pair of gene। ठीक है, मतलब एक जोड़ी जीन की वंशागति दूसरी जोड़ी जीन की वंशागति से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। ठीक है ना, एक जोड़ी जीन की वंशागति
दूसरे जोड़ी जीन की वंशागति से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। मतलब एक जीन का जोड़ा दूसरे जोड़ी जीन की वंशागति को प्रभावित नहीं करता, उसका स्वतंत्र रूप से क्या होता है, अपव्यूहन होता है। ठीक है, एक जोड़ी जीन की वंशागति दूसरे जोड़ी जीन की वंशागति से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। मतलब स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब समझ में आया। अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ ताकि किसी को कोई डाउट नहीं रहे। डेफिनेशन के फेर में नहीं पढ़ना है, समझना है। ठीक है ना, एक जोड़ी जीन की वंशागति दूसरी जोड़ी जीन की वंशागति से बिल्कुल क्या होती है, स्वतंत्र होती है। कैसे? अपन ने एक डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, है ना। अभी 2 मिनट के अंदर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, उसमें पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने लिए थे करेक्टर, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, याद है आपको? ये पेरेंटल करेक्टर लिए थे अपने। और आपको याद हो तो F2 जनरेशन के अंदर क्या निकला था अनुपात, वो देखिएगा। याद हो आपको तो राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू। बहुत बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। इसको ही तो देखकर और मेंडल ने लॉ बनाया था, रिंकल्ड ग्रीन और रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन ये निकले थे। समझिएगा, एक जोड़ी जीन की वंशागति दूसरी जोड़ी जीन की वंशागति से बिल्कुल क्या होती है, स्वतंत्र रूप से होती है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप, है ना। फैक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, फैक्टर्स एसॉर्ट आउट इंडिपेंडेंटली, रैंडमली एंड फ्रीली। जो किसी भी लक्षण के जो कारक होते हैं वो इंडिपेंडेंट रूप से मतलब स्वतंत्र हैं, वो रैंडमली फ्रीली एसॉर्ट करते हैं। ठीक है, आपने ये रेशियो निकाला था 9:3:3:1। समझना, इस रेशियो को देखकर आपने क्या सीखा था कि ये तो पेरेंटल कैरेक्टर है बेटा, ये राउंड एंड येलो पेरेंटल कैरेक्टर है। समझना, मैं यहां पर लिख देता हूं पेरेंटल कैरेक्टर। ये पेरेंटल कैरेक्टर है क्योंकि यहां पर राउंड येलो ये लिया था। और रिंकल्ड ग्रीन ये भी तो पेरेंटल कैरेक्टर है। ये भी पेरेंटल कैरेक्टर है। लेकिन कभी सोचा है आपने कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये कहां से है? क्या ये पेरेंटल कैरेक्टर है क्या? राउंड ग्रीन पेरेंटल कैरेक्टर है क्या? नहीं है ना। राउंड येलो था पेरेंटल कैरेक्टर, राउंड ग्रीन तो मैंने लिया ही नहीं था। और पेरेंटल कैरेक्टर रिंकल्ड ग्रीन था, रिंकल्ड येलो तो था ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या थे? ये रिकॉम्बिनेंट्स थे। इतना तो सब लोग जानते होंगे आप। रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स को क्या बोलते हैं भैया? पुनर्संयोजी। ये पुनर्संयोजी थे। ये रिकॉम्बिनेंट्स थे। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि ये रिकॉम्बिनेंट्स क्यों बने? रिकॉम्बिनेंट्स के बनने का मूल कारण स्वतंत्र अपव्यूहन है। रिकॉम्बिनेंट्स के बनने का मूल कारण क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन था। The main reason for formation of recombinants is independent assortment. मतलब क्या है? ये क्या शो करता है? समझो, लो मुद्दे की बात पे आ रहा हूं। राउंड येलो के साथ ही रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है। राउंड येलो के साथ रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है। राउंड ग्रीन के साथ में भी जाके कॉम्बिनेशन बना सकता है। आर यू गेटिंग? रिंकल्ड ग्रीन के साथ में रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है। रिंकल्ड ग्रीन के साथ में रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है। रिंकल्ड येलो के साथ में जाके कॉम्बिनेशन बना सकता
है ना। रिंकल्ड ग्रीन के साथ में रहेगा कोई जरूरी नहीं है, रिंकल्ड येलो के साथ में कॉम्बिनेशन बना सकता है। राउंड येलो, समझ में आ रहा है, राउंड येलो के साथ में रहेगा जरूरी नहीं है, राउंड ग्रीन के साथ में कॉम्बिनेशन बना सकता है। रिंकल्ड ग्रीन के साथ में रहेगा जरूरी नहीं है, ये क्या हो सकता है, येलो के साथ में भी बना सकता है। तो भाई स्वतंत्र अपव्यूहन हुआ ना। अरे फैक्टर्स एसोर्ट आउट इंडिपेंडेंटली रेंडमली एंड फ्रीली, इसको देखकर क्या दिख रहा है, इसको देखकर क्या हो रहा है कि फैक्टर्स, इसको देखकर क्या दिख रहा है, फैक्टर्स एसोर्ट आउट इंडिपेंडेंटली randomly and freely। फैक्टर्स एसोर्ट आउट इंडिपेंडेंटली रैंडमली एंड फ्रीली, इसको देखने से क्या मालूम पड़ता है, राउंड येलो के साथ में रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है, राउंड ग्रीन के साथ में भी जा सकता है। रिंकल्ड येलो के साथ में रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है, ये रिंकल्ड ग्रीन के साथ में रहेगा कोई जरूरी नहीं है, रिंकल्ड येलो के साथ में भी जा सकता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे अपवाद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, याद रखना कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कई सारे अपवाद हैं, कई सारे अपवाद हैं। याद रखना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा अपवाद, क्या कहा मैंने, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा एक्सेप्शन, इंडिपेंडेंट, जो कि हमें आगे चलकर बहुत डिटेल में पढ़ना है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा अपवाद, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा अपवाद, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यदि कोई सबसे बड़ा यदि कोई अपवाद है, एक्सेप्शन है, तो बोलो कौन सा, दैट इज लिंकेज। लिंकेज मतलब क्या होता है, संलग्नता, राइट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा अपवाद क्या है, लिंकेज है। यदि आप कंप्लीट लिंकेज को मान लो, लिंकेज का फिनोमिनन क्या कहता है, लिंकेज का फिनोमिनन कहता है कि जीन्स जैसे हैं वो हूबहू उतरकर और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अपवाद हुआ ना बेटा। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा यदि कोई अपवाद है तो कौन सा है, लिंकेज है। आपके कोर्स के अंदर बाकायदा मेंशन कर रखा है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को, है ना। तो प्रश्न की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आगे चलकर मैं पढ़ूंगा, अभी प्रॉपर टाइम आ जाने तो सारी चीज़ आएगी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा अपवाद, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा जो अपवाद है वो क्या चीज़ है, लिंकेज है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा अपवाद लिंकेज है। नाउ एक चीज़ याद रखो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी बहुत काम आएगा, क्योंकि मुझे आगे लिंकेज पढ़ाना है इसलिए। जीन्स फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम, याद रखना, जीन्स फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज while genes found, बहुत काम आएगा ये, found on different chromosome, genes found on different chromosome show independent assortment। समझ में आ रहा है, जो जीन एक ही क्रोमोसोम पे पाई जाती है वो लिंकेज शो करती है, और जो जीन अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है वो स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है। एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाली जीन, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, 2 बार बोल रहा हूँ, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाली जीन, एक ही गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन लिंकेज दर्शाती है, सहलग्नता दर्शाती है, और अलग अलग गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है। इस पॉइंट को याद रखना, ये जब लिंकेज फिनोमिनन पढ़ाऊंगा तब वापस से रिपीट होगा, और काम का है, क्या कहा है मैंने, इंपॉर्टेंट लाइन सही है, ध्यान रखना। जीन्स फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन्स फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन्स फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज, while जीन्स फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो जीन्स समान गुणसूत्र पर, एक ही गुणसूत्र पर पाई जाती है वो सहलग्नता दर्शाती है, सहलग्नता दर्शाती है, और जो जीन्स अलग अलग गुणसूत्र के ऊपर पाई जाती है वह स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है। ठीक है,
अब वैसे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अपने को पढ़ना एक ही एक्सेप्शन है, राइट? पढ़ना अपने को एक ही एक्सेप्शन है, और वो क्या है? लिंकेज, है ना, जो नेक्स्ट अगले 1-2 वीडियो के अंदर आएगा पूरा डिटेल में। अपने को पढ़ना एक ही है, लिंकेज। हालांकि दूसरे भी एक्सेप्शंस है, लेकिन उसको केवल उनके रेशियोज को याद रखना है, केवल रेशियोज को याद रखना है, ठीक है? क्योंकि उनसे केवल रेशियो से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अब आ जाते हैं कि ये यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग अन्य स्वतंत्र अपव्यूहन के अन्य अपवाद। स्वतंत्र अपव्यूहन के अन्य अपवाद, एक तो लिंकेज हो गया सबसे बड़ा, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अन्य अपवाद। other exceptions of law of independent assortment। अदर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अन्य अपवाद। स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अन्य अपवाद, अदर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या क्या है? तो आपने कभी कुछ ऐसे सुने ये वाले कॉन्सेप्ट? देखिएगा, जैसे डुप्लीकेट जीन इफेक्ट। ये डुप्लीकेट जीन इफेक्ट है ना, डुप्लीकेट जीन इफेक्ट में क्या होता है कि है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन डुप्लीकेट जीन इफेक्ट के अंदर रेशो 9:3:3:1 न आकर और आता है 15:1 आता है 15:1। कहने का मतलब ये है कि यदि मेंडल सही था तो रेशो आने चाहिए थे 9:3:3:1, लेकिन रेशो कई जगह पर वायोलेट करता है, रेशो वो नहीं आता है जो आप अपेक्षा कर रहे हो। यदि मेंडल सही था तो रेशो आना चाहिए था 9:3:3:1, लॉ इज लॉ। लेकिन कई बार डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, कई बार जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो रेशो वो नहीं आते हैं जो आप अपेक्षा कर रहे हो। आप अपेक्षा कर रहे हो 9:3:3:1 आएगा फिनोटिपिक रेशो डाइहाइब्रिड क्रॉस में, लेकिन नहीं आता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अभी एक लिस्ट लिख रहा हूँ रेशो की। आपको केवल और केवल उन रेशोज को याद रखना है, उनके ऊपर 1001% आप लोगों के कोई भी डिटेल नहीं आएगा, ठीक है? तो डुप्लीकेट जीन इफेक्ट, लेकिन हाँ ये रेशो जरूर मालूम होनी चाहिए कि भाई रेशो 9:3:3:1 की जगह पर अलग अलग जो मेंडल के नियम के अपवाद थे उनके अंदर, ये सब मेंडल के नियम के अपवाद हैं, उनके अंदर रेशो 9:3:3:1 की जगह पर अलग आएगा, डुप्लीकेट जीन इफेक्ट। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट के अंदर रेशो आता है 9:7 आता है, 9:7। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट में रेशो आता है 9:3:4। देखो 16 का चेकर बोर्ड होता है ना, 9 और 3 12 12 एंड 4 16, लेकिन रेशो 9:3:3:1 आना चाहिए था, आया नहीं। यहाँ पर 9 और 7 16, 9:3:3:1 आना चाहिए था, आया 9:7। 15:1 आना चाहिए था, 9:3:3:1 आया 15:1, मतलब 16 का चेकर बोर्ड बनता है। नेक्स्ट डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अंदर रेशो आता है 12:3:1, 12 और 3 15 और 1 16। इसी तरीके से संदमक जीन प्रभाव, इनहिबिटरी जीन इफेक्ट, ठीक है ना, संदमक जीन प्रभाव, ये सब अपवाद थे ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। यहाँ पर रेशो आता 13:3, फिर से 13 और 3 16, 9:3:3:1 रेशो ना आया और 13:3 आया। ये क्या होता है? प्रभावी प्रबलता, इसको कहते हैं प्रभावी प्रबलता। तो ये जो रेशोज है जो आपके सामने है वो क्या शो कर रहे हैं कि संलग्नता ही केवल अपवाद नहीं है। मेंडल
कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जो अपवाद है उनमें संलग्नता ही नहीं, संलग्नता तो खैर पूरा डिटेल में मुझे पढ़ाना है, ठीक है ना, उसमें लगेगा 2 घंटे लगेंगे। और लेकिन ये जितने भी जो ये वाले जो हैं ये भी सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं, तो 9:3:3:1 की जगह पर अलग रेशोज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया 3 लॉज, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब इसके आगे लिंकेज वगैरह पढ़ना पड़ेगा अपने को, लेकिन उससे पहले 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। और वो 2 कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो भी आप जान लीजिए। एक तो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने कहा था ना, जब कोडोमिनेंस पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था उससे एसोसिएटेड एक कॉन्सेप्ट है, वो पहले पढ़ाना पड़ेगा मुझे और फिर आगे बढ़ पढ़ूंगा मैं। मल्टीपल एलिलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मल्टीपल एलिलिज्म, बहुयुग्म विकल्पता। बहुयुग्म विकल्पता का कॉन्सेप्ट, ये जो बहुयुग्म विकल्पता का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? बैट्सन ने दिया था। बट पहले मेंडल को पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मेंडल, a gene can have maximum 2 alternative forms. According to Mendel, a gene can have maximum 2 alternative forms. मेंडल के अनुसार एक जीन के अधिकतम 2 युग्म विकल्पी हो सकते हैं, 2 युग्म विकल्पी हो सकते हैं। एक जीन के अधिकतम 2 युग्म विकल्पी हो सकते हैं, जैसे उदाहरण कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही होता है ना। बट अकॉर्डिंग टू बेटसन, a gene can have more than 2 alternative forms. बेटसन के अनुसार एक जीन के 2 से अधिक युग्म विकल्पी हो सकते हैं। A gene can have more than 2 alternative forms. बस इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। बस इसी को क्या कहेंगे? बहुयुग्म विकल्पता। जब एक जीन के 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे तो बहुयुग्म विकल्पता। एक जीन के 2 से अधिक क्या हो सकते हैं? युग्म विकल्पी हो सकते हैं, तो बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं, ठीक है। नाउ इसी चीज को राइट अब हम समझने के लिए मल्टीपल एलिलिज्म को समझने के लिए, मल्टीपल एलिलिज्म को समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स का है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स का है, ठीक है। मल्टीपल एलिज्म को यदि हम समझना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो किसका है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। मल्टीपल एलिज्म को समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स का है। और ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है, राइट। नाउ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आर controlled by gene I which has 3 alternative forms. मेंडल के अनुसार तो अधिकतम एक जीन के कितने अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं? 2। लेकिन ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन I which has 3 alternative forms. आप सब जानते हो I A, I B,
आई ओ और आई बी कह सकते हो इसको, 3 फॉर्म्स है। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं ए बी ओ, उसके 3 फॉर्म्स है, आई ए, आई बी और आई ओ। तो ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया ना भाई, और मल्टीपल एलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। बट एक कंडीशन है, ऑल 3 forms are not found in a diploid individual। हम सब कैसे हैं भाई? अरे इतना तो जानते हो बेटा, हम सब कैसे डिप्लॉयड इंडिविजुअल है। तो एक द्विगुणित जीव में ये तीनों फॉर्म्स नहीं हो सकते। अरे डिप्लॉयड है तो तीनों कैसे होंगे? 2 ही होंगे ना, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, लेकिन तीनों तो नहीं हो सकते ना। तो all 3 forms are not found in a diploid individual। That's why multiple allelism cannot be studied in a individual। It can be studied only in a population। मतलब कि मल्टीपल एलिज्म को मैं किसी एक जीव में नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि एक जीव में तो ये तीनों होंगे ही नहीं ना, लेकिन कैन बी स्टडीड इन अ पॉपुलेशन। तो मल्टीपल एलिज्म को मैं पॉपुलेशन में, किसी समूह में, किसी क्लास में, तो क्लास का एग्जाम्पल लेके तो समझा सकता हूँ, लेकिन किसी एक का एग्जाम्पल लेके नहीं। मतलब एक क्लास है, एक क्लास में राजेश है, महेश है, अनीता है, बबीता है, राइट, पिंकी है, मिंकी है। तो इन सब के ऊपर तो मैं एग्जाम्पल लेके और मल्टीपल एलिज्म समझा सकता हूँ मैं, लेकिन पर्टिकुलर मिंकी का या चिंकी का एग्जाम्पल लेके मैं नहीं समझा सकता। पर्टिकुलर मिंकी का एग्जाम्पल लेके या चिंकी का मैं कह दूँ कि चिंकी के अंदर मल्टीपल एलिज्म पाया जाता, नहीं, मैं कहूँगा मिंकी, चिंकी, डिंकी, रिंकी, राइट, आकाश, राकेश, महेश, इन सब का एग्जाम्पल ले लूँ तो सब में मिलेगा। तो दैट्स वाई मल्टीपल एलिज्म कैन नॉट बी स्टडीड इन अ इंडिविजुअल, इट कैन बी स्टडीड इन अ पॉपुलेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा ब्लड ग्रुप, मैंने लिखा यहाँ पर ब्लड ग्रुप है ना, ए बी और ओ है ना, ए बी और ओ, और यहाँ पर मैंने लिखा जीनोटाइप। तो क्या होगा जीनोटाइप, क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप वाले का जीनोटाइप आई ए या आई ओ, 2 ही हो सकते हैं 3 में से, आई ए, आई बी और आई ओ में से 2 ही हो सकते हैं, तीनों तो नहीं सकते क्योंकि इंडिविजुअल खुद डिप्लॉयड है। तो यहाँ क्या मिसिंग है भाई? यहाँ क्या मिसिंग है? आई बी मिसिंग है। अब आई बी आई ओ, यहाँ पर क्या मिसिंग है? ए मिसिंग है। नाउ ए बी के लिए आई ए आई बी, क्या मिसिंग है? ओ मिसिंग है। और यहाँ पर आई ओ यहाँ क्या मिसिंग है? ए और बी मिसिंग है। तो ये चीज़ क्लियर है ना, 3 नहीं हो सकते, 2 ही हो सकते हैं या 1 हो सकता है। तो याद रखो, ह्यूमन, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स are controlled by, human blood groups are controlled by 6 genotypes। है ना, 4, 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स कितने से कंट्रोल हो रहे हैं? 6 से। तो इससे क्लियर हो ना कि भाई तीनों नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक क्लास में तो ए ब्लड ग्रुप वाले भी हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले भी हैं, ए बी वाले भी हैं, ओ भी हैं, तो मुझे पूरी क्लास में तो ये सभी जीनोटाइप मिल जाएंगे ना। अरे पूरी क्लास में तो मुझे मिल जाएंगे, तो इसीलिए पूरी क्लास को एग्जाम्पल लेके मैं समझा सकता हूँ मल्टीपल एलिज्म को।
इन किसी इंडिविजुअल में लेकर एग्जाम्पल नहीं समझा सकता, ठीक है। नाउ ये जो मल्टीपल एलील्स होते हैं इनके बीच में है ना क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, बिकॉज दे आर फाउंड ऑन सेम लोकस। मल्टीपल एलील के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय, जो कि आगे मैं पढ़ाऊंगा कल परसों की क्लास में। मल्टीपल एलील्स के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता बिकॉज दे आर फाउंड ऑन सेम लोकस ऑन क्रोमोसोम। लोकस क्या होता है मालूम है? वह स्थान जहां क्रोमोसोम पर जीन पाया जाता है। वह स्थान जहां क्रोमोसोम पर जीन पाया जाता है। तो मल्टीपल एलील्स के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता बिकॉज दे आर फाउंड ऑन सेम लोकस ऑन क्रोमोसोम। मल्टीपल एलील्स के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता बिकॉज दे आर फाउंड ऑन सेम लोकस ऑन क्रोमोसोम। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नाउ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? IA, IB और IO। आर यू गेटिंग ऑन? अच्छा, अब एक और चीज देखो, ध्यान से सुनना। RBC की सतह पर ये एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? अपने कहते हैं ना ब्लड ग्रुप्स के अंदर एंटीजन होते हैं। तो RBC की सतह पर RBC की सतह पर दो शुगर पॉलीमर्स पाए जाते हैं, है ना। RBC की सतह पर क्या पाए जाते हैं? दो शुगर पॉलीमर्स पाए जाते हैं जो बाहर की तरफ निकले रहते हैं, जो बाहरी सतह पर निकले रहते हैं। ठीक है ना, जो बाहरी सतह के ऊपर क्या होते हैं? निकले रहते हैं। अब समझना, IA, सुनना समझना, IA व IB